हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही, प्लस जो आप टीचिंग ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, जो टीचिंग वैकेंसी या एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। अगर आप एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज यूनिट प्लान, लेसन प्लान और ईयर प्लान, या इसको अगर एक क्रम के रूप में देखें तो पहले क्या आएगा, ईयर प्लान, फिर यूनिट प्लान, फिर लेसन प्लान। ठीक है, तो ये सारे प्लान्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। ये क्या होते हैं, कैसे क्या इनमें होता है, एक एक प्लान को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और ये वीडियो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी। जो भी वर्ड्स आएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले प्लान्स के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लान होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग के बारे में जानेंगे। प्लानिंग का मतलब होता है बेसिकली योजना बनाना। ठीक है, तो प्लानिंग मतलब से ही समझ में आ रहा है। आप योजना क्यों बनाते हो किसी चीज़ की? इसलिए कि हमें ये काम करना है, या क्या काम करना है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, क्या काम करना है जिसकी हम योजना बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जिस काम को हमें करना है उसकी योजना बनाना। तो कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, मतलब हम वो चीज़ करने वाले हैं तो उससे क्या क्या हमें रिज़ल्ट मिलेगा, हमारे किस उद्देश्य की पूर्ति होगी, ये क्या है, ये प्लानिंग है। ठीक है, कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं किसी भी प्रबंधन का या किसी मैनेजमेंट का ये सबसे बेसिक फंक्शन होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है, सबसे पहला कदम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल में समझाऊंगी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरल भाषा में, आसान भाषा में समझाऊंगी। ठीक है, कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने का, अगर यहाँ शिक्षण के बारे में चर्चा करें तो शिक्षण को लेकर के चलते हैं। किसी भी शिक्षण कार्य को करने का सबसे पहला कदम क्या होता है, उसकी योजना बनाना या प्लानिंग करना। ठीक है, जैसे इसको अगर हम बोलचाल की भाषा में समझें, अगर आपको घूमने के लिए मसूरी जाना है तो आप क्या करते हैं, आपने सोचा कि मसूरी जाना है घूमने, और आप उठे और जा कर के पहुँच गए मसूरी। ऐसा तो नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तभी वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से होती है। कैसे प्लानिंग करते हैं कि मसूरी जाना है, अब कब जाना है, सर्दी के मौसम में जाएंगे और ठंड खाएंगे, गर्मियों में जाएंगे तो आराम मिलेगा तो गर्मियों में जाएंगे। ठीक है, फिर इस बस से जाएंगे या इस ट्रेन से जाएंगे या इस अपनी प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। ठीक, कितने दिनों के टूर पे जा रहे हैं, कौन कौन साथ में फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं या फ्रेंड्स के ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक, फिर इस तारीख को जो है हम वापसी करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये प्लेसेस हैं जो हमें जा कर के देखने हैं, कैसा क्या है। ठीक है, शॉपिंग करनी, मतलब कुल मिलाकर के जो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपने लिखित रूप में ना सही या फिर माइंड में जैसे भी है आपने तैयार कर लिया। तो यही क्या हो गई, प्लानिंग। कोई कार्य को करने से पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ शिक्षण की बात हो रही है, पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ने पढ़ाने की बात। तो शिक्षण में भी क्या होता है, एक टीचर को पढ़ाने से पहले या क्लास में जाने से पहले क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि हम कैसे क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक, तो एक योजना बनानी चाहिए। तो वही क्या हो जाती, प्लानिंग हो जाती। जो शिक्षण करने से पहले जो एक शिक्षक कार्य करता है कि हम ये पढ़ाएंगे, ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मुझे सपोज़ पर्यावरण पढ़ाना है। ठीक है, अब मैं गई क्लास में और जाते ही शुरू हो गई पर्यावरण पे लेक्चर देना, तो ना तो बच्चों को उतना अच्छे से समझ में आएगा, ना क्लास उतनी इंटरेस्टिंग रहेगी, ना पढ़ने पढ़ाने का कार्य उतने अच्छे से हो पाएगा उतने ज़्यादा। ठीक है, तो यदि अगर मैं प्लानिंग करके क्लास में जाती हूँ कि मुझे पर्यावरण पढ़ाना है बच्चों को कल, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पर्यावरण के बारे में प्रॉपर प्लानिंग कर दी कि पर्यावरण, अब पर्यावरण चैप्टर तो बहुत बड़ा है, तो पर्यावरण के अंदर मैं ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, और इसको पढ़ाते वक्त बच्चों को यहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं यहाँ पे चार्ट का यूज़ करूँगी या मॉडल का यूज़ करूँगी, इस मेथड से पढ़ाऊँगी, ये टीचिंग एड्स यूज़ करूँगी। तो क्या मैंने एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर ली, बच्चे इस तरीके से सीख जाएंगे, बच्चों को ये आ जाएगा। तो पूरी एक योजना बना ली, जिससे क्या हुआ, जो मेरी शिक्षण का कार्य है वो ज़्यादा अच्छे से हो गया। ठीक है,
तो ये होती है योजना बनाना। किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाने से वो कार्य को जो है करने का एक कह सकते हैं वो कार्य ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, ज़्यादा अच्छे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स उस कार्य से मिल सकते हैं अगर आप उस कार्य की पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शिक्षण का पहला स्टेप होता है। इसके द्वारा आप एक निर्णय लेने की भी क्षमता आपकी हो जाती है। आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, आपने डिसाइड कर लिया। ठीक, ऐसा नहीं है कि गो विद द फ्लो, कि जो मिलता जा रहा है। हम मसूरी के लिए निकल गए, अब हमें पता ही नहीं कि हमें बस से जाना है, कि हमें ट्रेन से जाना है, कि हमें कैब से जाना है, कुछ नहीं पता। बस हम निकल गए घर पे रोड पे, फिर कुछ मिल गया, बस मिल गई तो बस में चढ़ गए, ट्रेन मिल गई तो ट्रेन में चढ़ गए। तो ऐसा तो नहीं है, जाहिर सी बात हम प्लान करके ही निकलते हैं कि हमें ट्रेन से जाना है, कि बस से जाना है, कैसे जाना है। ठीक, तो इसलिए प्लानिंग क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो 3 इम्पॉर्टेंट जो प्लानिंग है, ईयर प्लान यानी कि वार्षिक योजना, यूनिट प्लान यानी जिसे कहते हैं इकाई योजना, और उसके बाद लेसन प्लान जिसे कहते हैं पाठ योजना। ठीक है, ये योजनाएं कब कब बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और ये तीनों योजनाएं एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट हैं, क्या क्या अंतर है इन तीनों योजनाओं में, क्या क्या इनकी नीड्स है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हम प्लानिंग करते क्यों हैं, योजना बनाते क्यों हैं शिक्षण कार्य के लिए। क्योंकि यहाँ शिक्षण की बात हो रही है तो शिक्षण को लेकर के चलेंगे, और एग्जाम्पल जितना इजी हो सकेगा मैं उतना ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूँगी। ठीक, तो प्लानिंग करने से क्या होता है कि प्लानिंग करने से आपके कार्य को या जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसको एक दिशा मिलती है, एक मार्गदर्शन मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मसूरी जाना, जब आप पहले से प्लान करेंगे तो क्या होगा, आपके कार्य को एक दिशा मिलेगी। ठीक है, आपको किस किस तरीके से जाना है, बस लेनी है, क्या क्या पैकिंग करनी है, क्या क्या सामान रखना है, वहाँ पर कितने दिन रुकना है, कब लौट के आना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, एक दिशा, एक मार्गदर्शन आपको मिल रहा है। सेम चीज़ जब आप शिक्षण का कार्य करते हो और पढ़ाने जाने से पहले, क्लास में पढ़ाने से पहले आप जब प्लानिंग कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके शिक्षण को एक दिशा मिलती, एक मार्गदर्शन मिलता है कि मैं क्लास में जाऊंगी, फिर वहाँ जाने के बाद में मैं बच्चों से ये जो है प्रस्तावना क्वेश्चन करूंगी, उनके पूर्व ज्ञान को टेस्ट करूंगी कि बच्चों को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, बच्चों को टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैं ये टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करूंगी, और ये जो है ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करूँगी। फिर बच्चों को इस तरीके से टेस्ट लेकर के देखूँगी उन्हें कितना समझ में आया है। या अगर हम पूरे साल की प्लानिंग कर रहे हैं यानी वार्षिक प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि जो पूरे साल की प्लानिंग हो रही है उसमें ये देखना है कि कितने समय के अंतर्गत बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बच्चों को कब कब खेल का आयोजन कराना है बच्चों के लिए, और कब कब कोई क्विज कंपटीशन वगैरह रखने हैं, कब बच्चों को टूर पर ले जाना है, कब कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी है। ये सारी चीज़ें जब हम प्लान कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने आज प्लान किया कि कल बच्चों को लिए हम एग्जीबिशन करेंगे, बच्चों से कह दिया एक एक मॉडल बना के लाओ कल एग्जीबिशन है, तो क्या बच्चे उतने अच्छे से वो चीज़ें कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं, उन्हें छोड़ो टीचर को ही जानकारी नहीं है, तो क्या वो एग्जीक्यूट कर सकेगा? नहीं। जब एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, पता रहता है कि हमारा इस मंथ को एग्जीबिशन लगना है, तो टीचर भी उस अकॉर्डिंग तैयार रहता है और एक समय पर बच्चे को भी वो बता देता है, एक समय अंतराल देखती है कि इतना समय बच्चे को एग्जीबिशन के लिए चाहिए तैयारी के लिए, तो उतने समय पहले से वो बच्चे को भी बता देगा, तो क्या होगा, एग्जीबिशन अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कार्य को क्या है, एक दिशा मिल गई, एक मार्गदर्शन मिल गया। दूसरी चीज़ क्या है, इससे जो है सारे कामों के बीच में बैलेंस बना रहता है, यानी डेली क्लासेस, फिर टेस्ट कब लेना है, पता चले जिस दिन हमने एग्जीबिशन का सोचा है उसी दिन टेस्ट भी आ रहा है, या उसी दिन कोई एग्ज़ाम भी पड़ रहा है बच्चे का। अब बच्चा एग्जीबिशन देगा या टेस्ट लेगा, आप एग्जीबिशन की तैयारी करोगे या टेस्ट की तैयारी करोगे क्लास में, तो सब क्या होगा, आपस में उलझ जाएगा। ठीक है, तो जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे पहले से, आपको पता है कि इस मंथ में टेस्ट करवाने हैं, इस मंथ में एग्ज़ाम करवाने हैं, इस मंथ में टूर ऑर्गेनाइज करना है, इस मंथ में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी है, तो कोई भी काम जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, उलझेगा नहीं आपस में। ठीक है, हर काम एक अलग अलग निर्धारित समय पर हो सकेगा।
तो इसके लिए ये भी फ़ायदा रहेगा कि ओवरलैपिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो भी क्या कहते हैं कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। अब पता चले बच्चों का कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़िबिशन है, अब वो एग्ज़ाम की पढ़ाई करें, तैयारी करें या एग्ज़िबिशन की तैयारी करें, ठीक है? तो क्या है, आप जब पहले से तैयार कर लेंगे तो क्या रहेगा, आपको एक जो है दिशा निर्देशन मिलेगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा। आप हर चीज़ को एक समय के अंतराल पर रख सकेंगे, जिससे चीज़ें आपस में ओवरलैप ना करें। इसके अलावा क्या होता है, योजना बनाने से नए नए इनोवेशंस, इनोवेशंस का मतलब होता है नवाचार, नई नई खोज, ठीक है, नई नई खोजें, नई नई चीज़ें विकसित होंगी, नई नई क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता विकसित होगी, ठीक है। जैसे कि आपने एक प्लानिंग कर ली, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जब आपने प्रॉपर पहले से ही प्लान कर रखा है, तो उसमें कुछ आप नया ऐड कर सकते हो, ठीक है। कि हम बच्चों को जो है एग्जीबिशन करवाएंगे, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव करवाएंगे, बच्चों की खुद की नॉलेज से कुछ बना करके लाने को कहेंगे, या बच्चों को टूर पर लेकर के गए तो उसको थोड़ा सा रचनात्मक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो आपने पहले से प्रॉपर प्लानिंग करी, तो उसमें क्या है, आप कुछ नया ऐड कर सकते हो, आप उसमें कुछ क्रिएटिव ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास इतना समय रहता है कि आप उसको, उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ एक क्रिएटिविटी सोच सकते हो कि हम कैसे इस चीज़ को थोड़ा नए तरीके से करें, ठीक। इसके अलावा एक इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यानी एक मानक भी तय कर सकते हैं, ठीक है। नियंत्रण, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक, एक नियंत्रण स्टार्ट आता है, एक नियंत्रण जो है इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि मुझे कब क्या काम करना है, ठीक है, कब कैसे क्या काम करना है, कब कैसे ऑर्गेनाइज कराना है। तो एक नियंत्रण हो जाता है आपका, ठीक है। वो चीज़ें आपस में क्या होती है, जो है ओवरलैप नहीं करती, या कह सकते हैं आपस में मिक्स मैच नहीं होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। आपका उस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, तो आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी भविष्य के लिए आप कथन कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्लास में ऑर्गेनाइज करेंगे। बच्चा क्या है, आप एक टीचर का क्या रहता है कि बच्चा जो है उस चीज़ को अच्छे से अच्छे निपुणता से प्राप्त कर सके, सीख सके, ठीक है। बच्चों के लिए खेल का आयोजन भी कराएंगे, ठीक है, जिससे उनमें क्या है, सामूहिकता, सामाजिकता का विकास हो सके, ठीक है। पढ़ाई में भी वो बच्चे अच्छी उपलब्धि प्राप्त करें, टूर वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह कराएंगे। बच्चे का कुल मिलाकर के सर्वांगीण विकास करने के प्रति आप पहले से कथन कर सकते हैं कि हम टूर ऑर्गेनाइज कराएंगे, उससे बच्चे ये सीख सकेंगे, ठीक है। आप भविष्य के बारे में पहले से ही बता रहे हैं, ठीक है, आप भविष्य देख रहे हैं, या फॉरवर्ड लुकिंग है ये प्रोसेस, आपने पहले से प्लानिंग कर लिया, ठीक है, कि पूरे शैक्षिक सत्र के अंत में क्या होगा, बच्चा जो है इस खेल में क्या है, उनकी जो है समूह में रह करके एक समाज के साथ में जो है एक सामाजिकता डेवलप होगी, समूह में रहने की एक जो है अच्छी भावना विकसित होगी। एडिशंस वगैरह करवाएं, जिससे बच्चे कुछ नया इनोवेट कर सकेंगे, कुछ ऐड कर सकेंगे, एक्टिविटीज़ जो है सीख सकेंगे। क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इस टॉपिक से बच्चे इस टॉपिक के बारे में जान सकेंगे। तो क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है प्लानिंग, ठीक है, कि भविष्य के बारे में बताते हैं कि हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या ये जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया रही है, उसके बाद बच्चे क्या क्या सीख सकेंगे, बच्चों के ज्ञान में, बोध में, चिंतन में क्या क्या जो है डेवलपमेंट होगा, बच्चों में क्या क्या विकास आएगा, बच्चे कितने निपुण होंगे, कुल मिलाकर के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। उसके लिए पूरा एक क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग कर ली, ठीक है। प्लानिंग की यानी कि योजना बनाने की कुछ कमियां भी हैं, जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर कुछ कुछ उसकी अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ उसकी कमियां भी होती हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की यानी योजना बनाने की, तो अगर आप पहले से किसी कार्य को करने की योजना बना लेते हैं, ठीक है, आपने पूरा शिक्षण के लिए योजना बना ली कि इस तरीके से हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक ग्रुप में एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचीलापन नहीं होता, उतने आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप अकेले नहीं, पूरे ग्रुप में आपने किया है, तो वहाँ पूरे ग्रुप का समर्थन होने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसको चेंज करना, तो वहाँ पे ये गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक। तो प्लानिंग करने में क्या होता है, आपको एक ढांचा, एक रूपरेखा मिल जाती है और आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर जो मतलब चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया, आप उसी प्लान के अकॉर्डिंग बस चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक एरिया ऐसा है, कोई एक क्षेत्र ऐसा
है जो थोड़ा-सा चेंजेबल है, ठीक है? जो थोड़ा-सा डायनेमिक है, जो जहाँ परिवर्तन होता रहता है। तो प्लानिंग तो आपने कर लिया, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो वहाँ के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको चलना होता है। लेकिन आपने यहाँ प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पर सूट नहीं हो पाएगी या वहाँ पर कार्य नहीं कर पाएगी। तो हमेशा नहीं कर पाती है ऐसे क्षेत्रों में कार्य प्लानिंग। इसके बाद क्या होता है, पहले से प्लान अगर हम कर लेते, जैसे सपोज़ करो हमने एक लेसन प्लान बना लिया, क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, हमने पूरा सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो क्या हो जाता है, एक टीचर जो होता है एक मशीन की तरह हो जाता है, क्योंकि उसने जो-जो प्लान किया है वो क्लास में गया, बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक किया, फिर नया टॉपिक पढ़ाया, फिर बच्चों से क्वेश्चन किए, जो टीचिंग मटेरियल्स या चार्ट्स वो लाया उसने वही यूज़ किए और पढ़ाया। तो वो कुछ न्यू नहीं कर पाया, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाया, कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाया, ठीक है? क्योंकि उसने एक प्लानिंग करी थी तो वो बिल्कुल उसी के ढर्रे पर चलता जा रहा है, ठीक है? सपोज़ करो उसको वहाँ पे कुछ और भी क्रिएटिव कर सकता था तो वो चीज़ नहीं कर पाया। तो प्लानिंग में ये एक कह सकते हैं एक ऐसा कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब टीचिंग करने के लिए गए होगे या अगर आप जाने वाले होगे तो आपको लेसन प्लान लिखना होगा। जो बच्चे लेसन प्लान लिखने के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक? तो लेसन प्लान लिखने में क्या होता है कि आपको प्रॉपर एक पूरा लेसन प्लान बनाना होता है कि आप जो क्लास में पढ़ाने जाओगे 35 से 40 मिनट की जो आपकी क्लास होगी, तो वहाँ पर आप क्लास में जाओगे, यही आपके 4 या 5 प्रस्तावना प्रश्न है, ठीक है? और यहाँ पर आपने ये टॉपिक पढ़ाया, ये बोधात्मक प्रश्न पूछे, ठीक है? तो आप उन्हें ये शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया है जिसके माध्यम से आपने पढ़ाया है। तो आप क्या हो जाते हो, आपका ध्यान जो है पढ़ाने से ज़्यादा क्या हो जाता है, उन चीज़ों पर फ़ोकस्ड हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से बोधात्मक वाले, मुझे यहाँ पर ये चार्ट दिखाना है। तो कहने का मतलब आपका माइंड जो है वो लेसन प्लान पे ज़्यादा केंद्रित हो जाता है क्यों कि आपको उस ढर्रे को फॉलो करना है, ठीक है? तो ये चीज़ की भी एक प्रॉब्लम आती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग जो है, योजना बनाना जो है वो कहाँ तक अच्छी होती है और कहाँ पर थोड़ी-सी जो है कमियाँ आती हैं और प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है? अगर आप देखें तो लेसन प्लान करने में या जो आप प्लानिंग करते हैं, पूरे ईयर की प्लान कर रहे हैं या यूनिट प्लान कर रहे हैं या लेसन प्लान कर रहे हैं, तो एक तरीके से टीचर का प्रेशर भी कम होता है, ठीक? कैसे कम होता है उसकी वजह मैं बताती हूँ। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता रहता है कि पूरे साल में आपको क्या-क्या काम करना है। तो एक टेंशन फ्री टाइप का रहता है कि आपको पता है कि मुझे 2 महीने बाद एग्ज़िबिशन करनी है और 5वें महीने में मुझे फिर ये करना है, फिर खेल-कूद ऑर्गेनाइज़, तो आपको पता रहता है, तो एक प्रेशर कम रहता है क्योंकि आपको जानकारी है। आपको पता है क्लास में आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है? कैसे पढ़ाना है, कौन-सा टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है। तो जब सारी चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं तो एक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? तो ये एक हड़बड़ी नहीं रहती कि अरे मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाना है, कैसे बच्चों को समझाऊँ। पता चले क्लास में पढ़ाने पहुँच गए, अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा। अब वहाँ बैठकर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये सारी स्थितियाँ नहीं आती, क्यों? क्योंकि आपको जो टॉपिक पढ़ाना है, आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले सोच लिया है कि बच्चों को अगर कन्फ्यूज़न आएगी तो मैं यहाँ पर चार्ट का या डायग्राम का या मॉडल का यूज़ करूँगा, ठीक है? या कोई अगर वास्तविक वस्तु ला करके उन्हें पढ़ाया जा सकता है तो उससे करूँगा, ठीक है? तो जब क्लास में अगर नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है, आपने फटाक से वो टीचिंग मटेरियल निकाला और समझा दिया, तो क्या होता है, प्रेशर भी कम हो जाता है क्योंकि आपको पहले से ये चीज़ें पता होती हैं, ठीक? सेकंड चीज़ क्या होती है, आप प्रॉपर प्लान करके जाते हो तो उससे क्या हो जाता है कि आप छात्रों का पूर्व ज्ञान चेक करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चों को पहले से उस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो एटलीस्ट आपको एक नॉलेज बेस पता चल जाता है कि बच्चों को इतना-इतना ज्ञान पहले से है। तो अब किस तरीके से और आगे का ज्ञान देना है, ठीक है? या अगर उस चीज़ के बारे में कम ज्ञान देना है तो कैसे हम उनको इस तरीके से समझाएँ कि जितनी भी उन्हें जानकारी है उस टॉपिक के बारे में, वो जानकारी को हम कनेक्ट करके जो है नई जानकारी दें, ठीक है? जिससे उनको समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी सही हो जाती हैं प्लानिंग की वजह से। और कुछ कमियां भी ऑफ कोर्स होती हैं कि एक प्लान करके आए हैं तो प्लान करने पर जो है उस टाइप से ही चलना होता है, एक मशीन की भांति जैसे कहते हैं एक शिक्षक को कार्य करना होता है कि हमने इस मंथ में खेल कूद का आयोजन किया है तो हम उस मंथ में खेल कूद का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है? या इस महीने हमें टेस्ट लेने हैं तो टेस्ट लेने हैं, और अगर हमने टेस्ट वाले को थोड़ा सा आगे स्किप कर दिया, ठीक है, कि इस महीने टेस्ट ना लेकर के अगले महीने लेंगे, पता चले अगले महीने हमें एग्ज़ाम्स कराने थे तो अब वो थोड़ा सा मैच हो जाएगा, आपस में ओवरलैप कर जाएगा, अब एग्ज़ाम कराएं कि टेस्ट कराएं, अगर हमने मान लो चेंज कर भी दिया तो यहाँ पे ये सारी कन्फ्यूजन की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ये हो गया प्लानिंग के बेसिक चीज़ों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी।
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब जो ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान है, यानी कि वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना, इनके बारे में देखेंगे ये क्या होती हैं और इनके बीच में क्या अंतर है। कैसे आप किसी योजना को कह सकते हैं ये वार्षिक योजना है, कैसे किसी योजना को कह सकते हैं कि ये इकाई है या पाठ योजना है, क्या तीनों में अंतर होता है, तीनों की इम्पोर्टेंस क्या है, तीनों की कमियां क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्या इनका जो है आवश्यकता है। और इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना, वो मैं इस वीडियो में तो बताऊंगी ही, क्योंकि तीनों में मुझे अंतर भी स्पष्ट करना है। लेकिन इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पाठ योजना के ऊपर बनाऊंगी। वो इसलिए बनाऊंगी क्योंकि जो बच्चे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पाठ योजना बनानी होती है, पाठ योजना के बारे में पढ़ना होता है। तो इसलिए पाठ योजना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए और काफ़ी इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हर्बर्ट की 5 पदीय प्रणाली आपने पढ़ी होगी, 5 स्टेप्स जो उन्होंने दिए हैं लेसन प्लान के हर्बर्ट ने, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके। अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हो तो उसमें तो दिया जाता है, टीचिंग के एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न की स्थिति हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितना ईजी लैंग्वेज में होगा मैं उतना ईजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँगी। तो अब सभी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना। ठीक है, तो इन्हें क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है वार्षिक योजना यानी कि ईयर प्लान होता है। ठीक है, यानी पूरे शैक्षिक जो साल है, पूरा जो आपका शिक्षा ग्रहण करने का जो आपका सत्र है उसके लिए योजना बनाना। फिर आता है यूनिट प्लान यानी इकाइयों की योजना बनाना। फिर आता है लेसन प्लान यानी पाठ योजना। और फिर आता है एक पीरियड के लिए या एक क्लास के लिए पर्टिकुलर प्लान बनाना। ठीक, तो ईयर प्लान के बारे में देखेंगे, यानी कि वार्षिक योजना क्या होती है। ये पूरे साल की योजना होती है, यानी पूरे साल में शिक्षक को उस पर्टिकुलर क्लास में या बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, कब कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है, कब टूर ले जाना है, कब प्रदर्शनी लगवानी है, क्या क्या करना है, कब टेस्ट लेना है, पूरे साल का कुल मिला के कह सकते हैं प्लानिंग कर लेते हैं वो। ठीक है, इसमें दोनों ही पक्ष आते हैं, एक शैक्षणिक पक्ष यानी कि स्कॉलेस्टिक जो है भी आता है, और कोस्ट स्कॉलेस्टिक यानी कि सह शैक्षणिक पक्ष भी आता है। ठीक है, शैक्षणिक मतलब जो कि शिक्षा से संबंधित हो, जैसे कि सिलेबस वगैरह कंप्लीट करवाना। सह शैक्षणिक भी हो जाते हैं जैसे जो कि शिक्षा देते हैं, शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि खेलकूद वगैरह है, या बच्चों को कब प्रयोगशालाओं वगैरह का आयोजन करवाना है, म्यूज़ियम्स वगैरह ले जाना है, या एग्जीबिशंस वगैरह करवानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो दोनों ही पक्ष आते हैं पूरे साल के अंतर्गत। ठीक है, कब हमें कब कब जो है हमारे क्लासेस चलेंगे, कब कब टूर होंगे, कब एग्जीबिशन होगा, कब क्या होगा, ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि वार्षिक योजना यानी कि ईयर प्लान में पूरे साल में क्या पढ़ाना है उसकी योजना बनाई जाती है, कैसे क्या कार्य करने हैं, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवानी है पूरे साल में, कब क्या करना है, ये पूरे उस साल का जो है लेखा जोखा तैयार कर लिया जाता है, पूरे साल की योजना बना ली जाती है। ठीक, ईयर प्लान यानी कि वार्षिक योजना बनाते समय दो बातों पर मेनली फोकस किया जाता है, एंट्री बिहेवियर और एग्जिट बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर और एग्जिट बिहेवियर क्या होता है। एंट्री बिहेवियर होता है प्रवेश व्यवहार, और एग्जिट बिहेवियर होता है जब आप जा रहे होते हो, निकल रहे होते हो इस चीज़ से, उस समय का व्यवहार आपका क्या है। यानी कि बच्चे ने स्कूल में या क्लास में एंट्री ली है, ठीक है, अब उस क्लास में पढ़ने के पहले बच्चे को कितनी नॉलेज थी, बच्चे में कितना विकास हुआ था, बच्चा कितना ज़्यादा जो है उसका विकास का स्तर था, कितना ज़्यादा उसके अंदर ज्ञान था, बोध था, चिंतन था, और पढ़ने के बाद में उसका कितना जो है विकास हुआ है, क्या क्या वांछनीय परिवर्तन उसके अंतर्गत आए हैं, जो जो उद्देश्य हमने सोचे थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें वार्षिक योजना के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं जो वार्षिक योजना है वो एंट्री बिहेवियर से लेके एग्जिट बिहेवियर तक के बीच का पूरा एक योजना होती है, पूरा एक कार्य होता है, जिसको इसलिए बनाया जाता है
ताकि जो लक्ष्य, जो परिवर्तन हम बच्चों में चाहते हैं, व्यवहार में जिन उद्देश्यों की पूर्ति हम चाहते हैं करना, वो उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। ठीक है? तो उसके लिए पूरी एक योजना बना ली जाती है। एंट्री बिहेवियर, एंट्री का मतलब क्या होता है? प्रवेश करना। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर जाना। ठीक है? यानी कि बच्चे ने स्कूल में या क्लास में प्रवेश किया, तब उसे कितना ज्ञान था, कितनी नॉलेज थी, कितनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसकी निपुणता थी, क्या क्या कौशल थे, कितना विकास था। और जब उसने उस पूरे साल पढ़ाई करी, शिक्षा ग्रहण करी, सह शैक्षणिक चीज़ों में भी रहा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, ये सब कुछ करने के बाद हमने जो जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा, ये बच्चा ये सीख सकेगा, ये सारी चीज़ें कितनी हद तक पूरी हुई हैं, वो क्या है? उसका एग्जिट बिहेवियर है। ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद इसके आधार पर क्या होता है? शिक्षक अपनी पाठ्य योजना भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। जैसे शिक्षक को पूरी जो वार्षिक योजना है, हमें पता है इतने इतने दिन क्लासेस लगेंगी, इस दिन टूर होना है, इस दिन खेलकूद का आयोजन होना है। पता चले कि शिक्षक ने पाठ्य योजना तैयार कर लिया, उस दिन खेल कूद का आयोजन है। ठीक है? या क्लासेस नहीं लगनी है, तो अब खेल कूद को हटाया जाए या फिर पाठ्य योजना को स्किप किया जाए। तो जब शिक्षक को पहले से पता है कि इस दिन जो है क्लास नहीं लगनी है, या ये पर्टिकुलर दिन है, या इन दिनों टेस्ट होना है, तो वो उस हिसाब से पाठ्य योजना बनाएगा कि जब जब क्लासेस लगनी है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकता है। अब जैसे साल में 365 दिन होते, तो पूरे 365 दिन पढ़ाने वाली क्लासेस तो लगती नहीं है। कुछ छुट्टियां होती हैं, कुछ त्योहारों की छुट्टियां होती हैं, कुछ स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के जो मैंने को करिकुलर बताए हैं ये भी होते हैं। उसके बाद कुछ समय जो होता है वो आपकी क्लासेस लगती हैं। तो बच्चे, जो शिक्षक है, जब उसको पूरे साल का कार्यक्रम पता है कि ये सारी चीज़ें होनी है, और हमारे पास जो क्लासेस का समय है वो इतने से इतने दिन का है, तो हम पाठ्य योजना किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? उतने दिन के अकॉर्डिंग ही तो अपने पाठों को डिवाइड करेंगे कि हम इतने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक? तो इससे क्या हो जाता है? जब वार्षिक योजना तैयार होती है, तो शिक्षक को एक आधार मिल जाता है अपनी पाठ्य योजना तैयार करने का, कि उसको पता होता है कि मेरे पास 150 दिन है या 200 दिन है, जिसके अंतर्गत मुझे जो है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो वो उसको एक बेस मिल जाता है कि उसको उतने दिन में अपना सिलेबस कैसे क्या कंप्लीट करना है, वो उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है? इसके अलावा जब वार्षिक योजना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वार्षिक योजना में हमने बहुत ऐसी चीज़ें रख दी। अब स्कूल की जो आर्थिक स्थिति है, या जो स्टाफ है, या जो संसाधन है, वो उतने ज़्यादा जो है प्रॉपर उतने हाई लेवल के नहीं है जिस लेवल की हमने जो है अपने पूरे प्लान बना दिया। तो प्लानिंग क्या होगी? अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो जैसे कहते हैं ना कि जितना संसाधन है, जितनी कार्य क्षमता मौजूद है, तो वार्षिक योजना बनाते समय हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि स्कूल कितना खर्च वहन कर सकता है, कितने स्टाफ मेंबर हैं। ठीक है? और कितने जो है साधन हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो है वार्षिक योजना बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना होता है। वार्षिक योजना बनाने के बाद फिर क्या होता है? उसी को मासिक योजना यानी कि मंथली प्लानिंग में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले पूरे साल की योजना बना ली कि पूरे साल में ये चीज़ें करनी है। ठीक है? अब मंथली बना ली कि इस महीने में ये चीज़ करनी है, इस महीने में ये चीज़ करनी है, इस महीने में टूर ले जाना है, इस महीने एग्जीबिशन ले जाना है। तो क्या होता है? एक तरीके से मंथली योजना बनाने में भी एक क्या हो जाता है? आधार मिल जाता है। हमने पूरे वर्ष का डिसाइड कर लिया कि पूरे वर्ष में हमें ये काम करना है, फिर वो कौन सा काम हमें किस मंथ में करना है, हम ये भी डिसाइड आसानी से कर लेते हैं। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि हमें जो चैप्टर है, अगर या फिर एक यूनिट है, वो हमें कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, एक महीने में हमें कितनी यूनिट या कितने चैप्टर या कितने टॉपिक जो है कंप्लीट करने हैं, ताकि हमारे पूरे साल में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें वार्षिक योजना से क्लियर हो जाती हैं। तो वार्षिक योजना में कुछ भी टफ नहीं है, नाम से समझ में आ रहा है। ईयर मतलब कि वर्ष यानी कि साल, और योजना हो गई यानी कि प्लानिंग। तो पूरे साल के लिए जो हमने प्लानिंग करी है, बच्चों को कैसे क्या पढ़ाना है, उनका क्या उद्देश्यों की उनकी पूर्ति होनी चाहिए, क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या विकास उनमें करने हैं, कैसे क्या पूरे साल का कार्यक्रम होगा, शैक्षणिक भी सह शैक्षणिक भी, सारी ही चीज़ें पूरे साल की शिक्षा की, और जो है सह शिक्षा की, सह शिक्षा ना कह करके सह शैक्षणिक कहेंगे वो ज़्यादा सही है। सह शिक्षा में तो को ऐड आ जाता है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ को साथ पढ़ाना, यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं शैक्षणिक, यानी कि जो आपका सिलेबस होता है, पाठ्य वस्तु होती है, और सह शैक्षणिक जो कि पाठ्य वस्तु के साथ अदर एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उसकी योजना बनाना।
तो वार्षिक योजना बना ली, यानी पूरे साल की या पूरे सत्र की योजना बना ली। अब आ जाते हैं इकाई योजना पे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कोई भी चैप्टर है तो पहले तो उसको इकाइयाँ होंगी उसमें, ठीक है। आप देखते होगे कोई भी बुक आप उठा लोगे, जब क्लास की कोई बुक उठाओगे तो जो चैप्टर्स है वो कुछ इकाइयों में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। जैसे 5 इकाइयाँ हैं एक बुक में, या आपने मैथ की बुक उठाई सपोज, ठीक है, या साइंस की बुक उठाई, तो साइंस की बुक में क्या है, 20 चैप्टर है, 5 इकाइयाँ, यानी 5 इकाइयों में 20 चैप्टर डिवाइड है। तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि एक इकाई में मुझे इतने इतने चैप्टर है, तो किस हिसाब से मैं, ये 5 इकाइयाँ हैं तो ये 5 इकाइयाँ मुझे 200 दिन में कंप्लीट करनी है, तो उसको किस हिसाब से डिवाइड करें, ठीक है। तो इकाइयों पे आ जाते, पूरे साल का पहले तो प्लान बना लिया कि पूरे साल में क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ाना है। अब जो आपने इकाइयों में विभाजित किया, ठीक है, कि इतनी इतनी इकाइयाँ हैं, तो कितनी इकाई को मुझे कितने कितने समय में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इकाई योजना के ऊपर इकाई योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। इकाई योजना की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से इकाई योजना का निर्माण होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या इसके महत्व हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इकाई यानी कि यूनिट, ये शब्द शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को, ठीक है। लेकिन इकाई योजना को जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, मॉरिसन ने। या फिर जनक की बात करें, इकाई योजना के जनक कौन है, तो वो है मॉरिसन। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनक कौन है, और बच्चे आंसर कर देते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। नहीं, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, इकाई शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो है प्रचलित किया था, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इकाई शब्द लाने का श्रेय किसको जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इकाई योजना का कंसेप्ट किसने दिया, या इकाई योजना के जनक कौन है, तो वो है मॉरिसन, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल मैंने क्लियरली अलग अलग बता दिया है। जो क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर उसी की तरीके से देंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु को, जो आपका सिलेबस है उसको कई इकाइयों में बांटा जाता है। जैसे आपने बुक्स देखी होंगी कि बुक में क्या होता है, जैसे सपोज़ 8th क्लास की बुक उठा ली, ठीक है। अब उसमें साइंस की चलो बुक उठा ली, ठीक, तो क्या हो गया, साइंस की जो 8th क्लास का सिलेबस है उसके अंतर्गत आपने देखा होगा सिलेबस क्या होता है, कई इकाइयों में बटा होता है, ठीक। यूनिट 1 इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, यूनिट 2 इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, यूनिट 3 इसके अंदर 3 चैप्टर हैं। इस तरीके से कई इकाइयों में जो है बटा होता है, ठीक है। तो विषय वस्तु को क्या होता है, कई इकाइयों में बांटा जाता है, ठीक है। इकाई योजना का मतलब विषय वस्तु को कई इकाइयों में बांटना, कई यूनिट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर क्या होता है, इसको डिवाइड करने से क्या हो जाता है कि एक समय सीमा का निर्धारण कर सकते हैं कि हमारे पास इतने शैक्षिक दिवस हैं, यानी शैक्षिक दिवस या शैक्षणिक दिवस कह सकते हैं, जिनमें क्लासेस लगनी है या बच्चों को पढ़ाना है, मतलब हॉलीडे वगैरह हटा करके, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ हटा करके, ये वो इतने दिन है जितने में बच्चों को कोर्स कंप्लीट करवाना है, ठीक। तो इससे ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि हमारे सपोज़ आप साइंस के टीचर हैं, 8th क्लास का, आपको साइंस में 5 यूनिट है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपके पास इतने महीने या इतने दिन हैं, तो आप मतलब कितने दिन में या कितने महीने में एक यूनिट कंप्लीट करेंगे कि उस पूरे साल में या उस पूरे सत्र में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो एक समय सीमा जो है इसमें निर्धारित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक प्रॉपर प्लान के तहत, एक प्रॉपर समय के अंतर्गत क्या हो जाती है, विषय वस्तु कंप्लीट हो जाती है। अब पता चले हमने यूनिट्स डिवाइड ही नहीं की है, कोई प्लानिंग ही नहीं करी है, और पता चले पूरा साल निकल गया और सिलेबस ही कंप्लीट हुआ, 5 यूनिट थी, सिर्फ 3 ही यूनिट कंप्लीट हुई, एक यूनिट हम 4 महीने पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि जो उनकी टेक्स्ट बुक या जो उनकी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो सिलेबस दिया है वो उसको अपनी कक्षा में पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट से क्या हो जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है, एक टाइम अलॉट हो जाता है कि आपके पास इतने इतने दिन का टाइम है या इतने महीने का टाइम है, 1 महीने में 1 यूनिट करनी है या 2 महीने में 1 यूनिट करनी है, और इस तरीके से इतने महीने में या इतने दिन में हम ये 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अंतर्गत जो सिलेबस है या विषय वस्तु है उससे संबंधित
जो शिक्षक और छात्र की क्रियाएं हैं, ठीक है, जो सिलेबस है, जैसे आप साइंस के टीचर हो, ठीक है, आपको साइंस पढ़ानी है क्लास 8 में, तो आपके सिलेबस के अंतर्गत जो आप और आपके टीचर के मध्य होने वाली क्रियाएं हैं, जो टीचिंग मटेरियल्स हैं, मतलब आप क्या क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि आप जा कर के सारी की सारी यूनिट केवल जो है व्याख्या करके पढ़ा दोगे, बच्चों को रटा दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। कई चैप्टर्स ऐसे आएंगे साइंस में जहाँ आपको बच्चों को करके दिखाना होगा, कई चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जहाँ पर, या कई यूनिट्स ऐसे भी आएंगी जहाँ पर आपको बच्चों को चार्ट के द्वारा समझाना होगा, डायग्राम के द्वारा, या कई ऐसे भी आएंगे जहाँ आपको रियल ऑब्जेक्ट्स लाने होंगे, जैसे आप क्या कहते हैं पत्तियों वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप रियल जो है पत्तियाँ भी लानी होंगी। तो इसकी भी क्या होती है, ये भी एक जो है व्यवस्थित ढंग से इसमें आ जाता है। जब आप यूनिट प्लान करते हो या इकाई योजना बनाते हो, तो इसमें क्या होता है, सिलेबस के बारे में तो पता है, एक समय सीमा निर्धारित हो ही जाती है कि इस समय के अंतर्गत हमें ये यूनिट इतने समय में कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि इस यूनिट के अंतर्गत हमें ये टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। हमारा स्टूडेंट्स के साथ में या टीचर स्टूडेंट्स की क्या क्या इंट्रैक्शंस होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, किस तरीके से हम ये जानेंगे, यानी कि कौन से मूल्यांकन के तरीके अपनाएंगे जिससे हमें पता चले कि छात्रों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित तरीके से जो है अच्छी तरीके से लिख ली जाती हैं, ठीक है, किसके अंतर्गत, यूनिट प्लान के अंतर्गत। फिर इसके अलावा क्या होता है कि पाठ योजना बनाने में, यानी कि लेसन प्लान बनाने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपने यूनिट डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि 5 यूनिट है, इन 5 यूनिट्स को, कि एक यूनिट को कितने मंथ में कंप्लीट करना। अब एक यूनिट, पूरी एक यूनिट तो आप एक दिन में पढ़ा नहीं देंगे। उस यूनिट के अंदर सपोज़ करो 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो फिर उन 5 चैप्टर को आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है। फिर उन 5 में से जो एक एक चैप्टर है, एक एक पर्टिकुलर चैप्टर को कितने दिन में करना है, क्योंकि एक चैप्टर के अंतर्गत भी बहुत सारे हेडिंग्स आती हैं, बहुत सारे टॉपिक आती हैं। सपोज़ एक चैप्टर 8 पेज का है, तो आप 8 पेज तो पूरे एक दिन में पढ़ा नहीं देंगे, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन में आप कितने टॉपिक पढ़ाएंगे, हालांकि वो लेसन प्लान के अंतर्गत आएगा, तब मैं डिटेल में समझा दूंगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई योजना हो गई, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, इकाई के अंतर्गत आने वाला जो लेसन है उसकी योजना बनाने में हेल्प मिल जाएगी, कि हमें यूनिट 1 के अंतर्गत अब जो लेसन 1 है, या चैप्टर 1 है, या अध्याय 1 है, उसकी योजना बनानी है कि कितने टॉपिक पढ़ाने हैं, ठीक। तो पाठ योजना बनाने में भी इसके द्वारा सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा विषय वस्तु क्या होती है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित हो जाती है, या पढ़ाने का जो एक तरीका है उसमें हेल्प मिल जाती है। शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपने प्लानिंग कर ली है, आपको पता है ये यूनिट है, इस यूनिट में मुझे बच्चों को पौधों की जड़ के बारे में या पत्तियों के बारे में बताना है, तो मैंने क्या किया, पहले सब योजना बना ली, तैयारी कर ली कि जो पौधे हैं जिनकी जड़ें अवेलेबल हैं, मैं उनकी जड़ें क्लासरूम में ले आऊँगी या ले आऊँगा, और पत्तियाँ वगैरह ले आऊँगी और बच्चों को दिखा के पढ़ाऊँगी। तो मैंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर ली है कि क्या क्या मेथड मैं यूज़ कर सकती हूँ, चार्ट ले आई या फिर डायग्राम भी बना दिया। तो ओवरऑल मैंने सारी वो चीज़ें कर ली, जिससे क्या हुआ, प्लान कर ली, जिससे कि बच्चे अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो शिक्षण जो है बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक, योजना बनाने से। और विषय वस्तु क्या होती है, क्रमबद्ध और एक व्यवस्थित रूप में हो जाती है। इकाई योजना की उत्पत्ति गेस्टाल्ट दर्शन से हुई है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक। गेस्टाल्ट पर आधारित है। गेस्टाल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। कोलर जो थे वो भी गेस्टाल्टवादी थे। उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। उनका क्या कहना था कि प्राणी जो है किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो समस्या उसको एज अ होल देखता है, यानी कि समग्र रूप में देखता है, पूरे रूप में देखता है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपना चिंतन करता है, जो है समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, ठीक। तो एज अ होल यानी समग्र रूप में देखना। तो एक इकाई भी क्या है, ये भी एक समग्र रूप है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो कई सारे चैप्टर मिलकर के क्या बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं। तो इकाई क्या, एक समग्र रूप है। इसकी योजना कहाँ से हुई है, अब आप भूलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ये जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया कि इससे आपको याद रहेगा। अगर पूछा जाए कि इकाई योजना की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या किस दर्शन से हुई है, तो गेस्टाल्ट दर्शन से हुई है, ठीक है। और ये पाठ योजना का आधार होती है, ठीक है। इकाई योजना से क्या होता है, पाठ योजना बनाने में सहायता प्राप्त हो जाती है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके जो है पाठ योजना बनाई जाती है, सॉरी, इकाई योजना बनाई जाती है।
तो देखिए अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने या अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से ये स्टेप्स दिए रहते हैं, ठीक? तो इसको लेके कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कई बार क्या होता है कहीं-कहीं पे शुरुआत कर देते हैं उद्देश्य से कि सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे, कहीं-कहीं पे दे दिया जाता है कि पूर्व ज्ञान से, कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टेप्स मतलब एक-एक बारीक से बारीक स्टेप कि अब जो है टीचर क्लास में गया, फिर ऐसे प्रस्तुत किया, मतलब एक-एक स्टेप दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं इन जनरल वे में समझा रही हूँ, किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग ये मैं जो मेन स्टेप्स हैं, ठीक है? जो मुख्य-मुख्य स्टेप हैं वो समझा रही हूँ। ठीक, तो कौन-कौन से स्टेप हैं या किस तरीके से जो है एक इकाई योजना का निर्माण किया जाता है? तो सबसे पहले तो इकाई योजना की तैयारी, ठीक है? तैयारी मतलब होता है कि छात्रों का ध्यान हम कैसे आकर्षित करेंगे अपने टॉपिक पर, ठीक है? तैयारी करना उस चीज़ की, ठीक? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना या इसके पहले अगर आप ऐड करना चाहें तो उद्देश्य, क्योंकि आप कोई चीज़ पढ़ा रहे होते हैं या शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, ठीक? ऐसे ही तो नहीं आकर के बस कुछ भी मन चला पढ़ा चले, नहीं। कोई चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को उससे कोई लाभ हो या कोई चीज़ वो सीख सके या उनके दैनिक जीवन में उपयोगी हो, काम की ये चीज़ें तो पढ़ाई जाती हैं, ठीक है? तो उद्देश्य यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, पूर्व ज्ञान परीक्षण। क्या करते हैं, पहले जानते हैं कि बच्चे को पहले से कितनी नॉलेज है, ठीक है? जो चीज़ें पढ़ानी है, जैसे सपोज़ करो एक यूनिट है जड़, तना और पत्ती, ठीक है? ये यूनिट का नाम है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर आएंगे, एक चैप्टर आएगा जड़, एक चैप्टर आएगा तने के ऊपर, एक चैप्टर होगा पत्ती के ऊपर, ठीक है? तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर आएंगे। तो आपको पहले पूर्व ज्ञान लेना होता है कि बच्चों को कितना पता है इसके बारे में, ठीक? तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। फिर प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण मतलब प्रस्तुत करना, उस चीज़ की व्याख्या करना, ठीक है? शिक्षण का कार्य करना। फिर उसके बाद संक्षिप्तीकरण यानी कि समराइजेशन। इसका मतलब होता है पूरे पार्ट की एक समरी दे देना लास्ट में। पूरा पार्ट पढ़ा दिया जब, तो पूरे पार्ट को पढ़ाने, सपोज जैसे पूरा जड़ पढ़ा दिया, ठीक है? अब उसके बाद पूरा पढ़ा दिया हमने 5 पेज, फिर उसके बाद उसको हम एक पैरा पे थोड़ा सा उसको समराइज़ कर दें, शॉर्ट में हमने बता दिया जड़ इतने इतने प्रकार की होती हैं और ऐसा, मतलब कहने वाला एक समरी दे देना लास्ट में, ठीक है? फिर आ जाता है अभ्यास प्रश्न। जाहिर सी बात है, अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया या पढ़ लिया है तो उसका अभ्यास भी होना चाहिए। अभ्यास नहीं होगा तो वो चीज़ें क्या होती हैं, भूल जाती हैं। एंड एट लास्ट इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, ठीक? क्योंकि मूल्यांकन से ही आपको पता चलता है कि शिक्षण अधिगम का कार्य कितना सफल हुआ है। आपने जो मेथड्स यूज़ किए थे, आपने जो टीचिंग सामग्रियाँ यूज़ करी थी वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं, आपने जो पढ़ाया है, आपके पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा रहा है, और शिक्षक ने जो पढ़ाया, जो छात्रों ने सीखा है तो उन्होंने कितना सीखा है, किस सीमा तक सीखा है, कितना उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, कितना उन्हें समझ में आया है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, इवैल्यूएशन हो गया। तो यूनिट प्लान में इतना ही, यूनिट प्लान में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड कोर्स कर रहे हैं अभी, भले ही आप क्या फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, तो आपको जो ट्रेनिंग करनी होगी उसमें भी पूछा जाता है, प्लस जो आपका एग्ज़ाम होता है बीएड वाले बच्चों का, तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वो है लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना, ठीक है? और आप जब ट्रेनिंग करने जाते हो, पढ़ाने जाते हो स्कूल्स में, तो क्या होता है, आपको पाठ योजना बनानी भी पड़ती है, ठीक? तो पाठ योजना को अच्छे से समझेंगे। आज मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देती हूँ और डिफरेंस बता देती हूँ वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना में, ठीक है? फिर उसके बाद पाठ योजना को एक अलग वीडियो बना करके डिटेल में समझाऊंगी, जिसके अंतर्गत मैं पाठ योजना क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, और हर्बर्ट ने जो पंचपदीय प्रणाली दी थी, 5 स्टेप्स बताए थे लेसन प्लान बनाने के, उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके बीएड के लिए और टीचिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, इसलिए इसको अलग से वीडियो में भी समझाऊंगी। तो पाठ योजना के बारे में आज थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान को समझने के लिए शुरुआत करेंगे एक डेफिनेशन से, इसलिए क्योंकि ये डेफिनेशन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ योजना क्या है। जो मुझे सबसे अच्छी और इजी डेफिनेशन लगी है समझाने की दृष्टि से, वही मैं लेकर के आई हूँ। डेविस की डेफिनेशन है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी शिक्षक की अपूर्व तैयारी, ठीक? कहने का मतलब डेविस का ये कहना है कि कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो अगर उसकी तैयारी अपूर्ण है,
तो ये शिक्षा की एक बहुत बड़ी बाधा है। इससे बड़ी बाधा कोई नहीं है अगर शिक्षक पूरी तरीके से तैयार नहीं है पढ़ाने के लिए, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो ज्ञान, जो बोध हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएगा, उद्देश्यों की पूर्ति उस हद तक नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो इसलिए क्या है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी करना बेहद आवश्यक होता है और ये तैयारी ही पाठ योजना कहलाती है, ठीक? यानी कि किसी विषय के शिक्षक को जब कक्षा में वो अपना विषय का कोई पाठ पढ़ाने जा रहा है तो उससे पहले उस पाठ को पढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, पूरी योजना बना लेनी चाहिए कि वो किस किस तरीके से अपने पाठ को पढ़ाएगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्या क्या साधन उपयोग करेगा, किस किस विधि से पढ़ाएगा, कैसे मूल्यांकन करेगा। ये सारी चीज़ें जब वो डिसाइड कर लेगा तो क्या है, शिक्षण अधिगम जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा और उसे पता चलता रहेगा कि जो उद्देश्य उसने सोचे थे कि बच्चे ये चीज़ें सीख सकेंगे, ये चीज़ें उनमें डेवलप हो सकेंगी, उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ किस सीमा तक हुई है, ठीक है? और शिक्षण अधिगम कैसा रहा है। तो प्रॉपर प्लानिंग करके क्लास में जाना चाहिए किसी भी टीचर को। अब प्लानिंग की क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि ये लेसन प्लान जो है ये अच्छा लेसन प्लान है, ठीक? तो लेसन प्लान में क्या है, शिक्षण के उद्देश्यों का जो विवरण है, यानी जो शिक्षण के उद्देश्य आपने बनाए हैं वो स्पष्ट और व्यवहारिक होने चाहिए, ठीक है? हवा की बातें नहीं होनी चाहिए कि एकदम ऐसी चीज़ें लिखी हों जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है? ऐसी नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और स्पष्ट लिखा हो कि ये पाठ पढ़ने के बाद छात्रों में ये जो है, छात्र ये चीज़ें सीख सकेंगे, छात्र इसके बारे में जान सकेंगे, इसके बारे में जो है वो उदाहरण दे सकेंगे। तो जो आपके उद्देश्य हैं वो स्पष्ट हों, ठीक है? कि मैंने छात्रों को जो है जड़ के बारे में बताया, छात्र जड़ के प्रकार बता सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार की जड़ों के उदाहरण दे सकेंगे। तो ये क्या है, उद्देश्य स्पष्ट है कि मेरे पढ़ाने का ये उद्देश्य क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि मैंने ये छात्रों को जड़ के बारे में बताया। अब जो छात्र है तो मेरा उद्देश्य क्या था कि छात्र उसके एग्जाम्पल दे सकेंगे, छात्र उसके प्रकार बता सकेंगे, बिल्कुल क्या है, क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है? इसके बाद एक आदर्श पाठ योजना में क्या होना चाहिए कि वो सरल होनी चाहिए, ठीक है? इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि आप खुद उसमें उलझ के रह जाएं, ठीक है? और साथ ही साथ लिखित होनी चाहिए, ठीक है? आप जो पाठ योजना जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे या ट्रेनिंग कर रहे होंगे या भविष्य में करने वाले होंगे तो आपको क्या होता है, लिखनी होती है पाठ योजना, ठीक है? जो आप क्लास में जाके पढ़ाने वाले होते हो बच्चों को, वो आपको प्रॉपर लिखना होता है। नवीन ज्ञान जो है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि आप क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी जानकारी है, ठीक है? जैसे आप पौधों के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या होगा, पहले आपको ये चेक करना होता है कि पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे पेड़ पौधे के बारे में क्या क्या जानते हैं, ठीक है? जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिसका उल्लेख आपको करना होता है, कहाँ पर करना होता है, पाठ योजना में करना होता है। जब अभी मैं पाठ योजना के स्टेप्स बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आती हैं, या अगली वीडियो में जो मैं पूरा पाठ योजना के बारे में बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तब मैं और डिटेल में बताऊंगी, ठीक? तो क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए पहले, तो क्या क्या उद्देश्य है, फिर क्या है, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, यानी कि हम पूर्व ज्ञान देखेंगे कि हम पेड़ के बारे में या पौधों के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं टॉपिक, तो पेड़ पौधों के बारे में बच्चों को पहले से कितनी जानकारी है, ठीक है? तो उनकी जानकारी से संबंधित करके हमें क्या करना है, नवीन ज्ञान देना है। छात्रों के क्रियाकलापों और अधिगम क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए कि हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो छात्र क्या होगा, छात्र का ये रिएक्शन आएगा, ये एक्टिविटीज़ छात्र करेंगे, ठीक है? ये उनका लर्निंग बिहेवियर होगा। उदाहरणों के जो है, उदाहरणों को सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए, ठीक? इससे क्या होगी, जो पाठ आपने पढ़ाने जा रहे हैं उसमें रोचकता बनी रहेगी, ठीक है?
तो पाठ्य योजना में उदाहरणों का भी उल्लेख क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्य योजना वही है जहाँ पर उदाहरणों का प्रयोग ऐसी जगह किया जाए जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो। ठीक, जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपको ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, अब आपने कोई उदाहरण दे करके समझाया, कोई कहानी के माध्यम से समझाया, तो क्या होगा, बच्चों में रोचकता बनी रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप फोर्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं साइंस में, या बल का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आपने उसकी जो है थ्योरी बता दी, अब फिर आपने क्या किया, एग्जाम्पल दे करके बता दिया। जैसे कि आपने कोई बुक रखी है, उसको आपने थोड़ा सा बल लगाया है, धक्का दे करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो चली गई बुक। ठीक है, या दरवाजे पे आपने जो है हाथ लगाया कि ये देखो दरवाज़ा खुला था, मैंने इस पर फोर्स डाला तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो इसी को फोर्स कहते हैं, इसी को बल कहते हैं। तो जब आप इस तरीके से उदाहरण दे करके इस तरीके से बताएंगे तो क्या होगा, पाठ की रोचकता बनी रहेगी, और वही एक आदर्श पाठ्य योजना है। पाठ्य योजना में ये नहीं कि सिर्फ आपने पूरा का पूरा लेक्चर ही छाप दिया। ठीक है, उदाहरण वगैरह का भी और सही जगह पे उपयोग होना चाहिए, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर उपयोग होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या रहता है, पाठ्य योजना से ये भी पता चलता रहता है शिक्षक को स्वयं भी कि उसकी जो शिक्षण है वो कहाँ तक सार्थक रहा है। ठीक है, उसने जो पढ़ाया बच्चों को कहाँ तक समझ में आया, क्योंकि पाठ्य योजना में बोधात्मक प्रश्न होते हैं। बोधात्मक मतलब बच्चों को कितना बोध हुआ, कितनी जो है उनकी समझ आया है वो चीज़। ठीक है, या वो चैप्टर। ठीक है, तो ये भी उन्हें पता चलता रहता है। इससे उसमें सुधार करने की भी रहते कि अगर बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से पढ़ा सकते हैं, किसी और विधि का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए। तो शिक्षक को भी ये पता चलता रहता है कि उसका जो शिक्षण का कार्य है वो कहाँ तक सार्थक रहा। इसके अलावा पाठ योजना में पाठ की अवधि होनी चाहिए। एक जो अच्छी पाठ योजना, आदर्श पाठ योजना है, उसमें पाठ की अवधि यानी कितनी समय सीमा है। ठीक है, कक्षा कौन सी है। ठीक है, ये भी लिखा होना चाहिए। प्रकरण होना चाहिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब आप जो आप टॉपिक पढ़ाना होता है वो आपको पाठ योजना में लिखना होता है। फिर कितने जो है क्लास है, कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हैं उस क्लास को लिखना होता है कि 6th क्लास है कि 7th है कि 8th है। और साथ ही साथ आपको टाइम लिखनी होती है कि कितने मिनट की कक्षा है, 35 मिनट की है कि 40 मिनट की है। ठीक है, इन चीज़ों का भी उल्लेख होना चाहिए। आदर्श पाठ योजना में ये भी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। क्यों ज़रूरी रहती है, अब पता चले आपने प्रकरण ही नहीं डाला है तो क्या कुछ भी जा कर के पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, घर से सोच के आए थे कि प्रदूषण पढ़ाएंगे, फिर स्टाफ रूम में बैठे बैठे सोच लिया कि पर्यावरण पढ़ाएंगे, और क्लास में जा कर के जो है फूलों पौधों के बारे में पढ़ाने लग गए। नहीं ना, तो एक प्रकरण भी फिक्स्ड होना चाहिए। इसके अलावा पाठ की जो है अवधि होनी चाहिए। जो कक्षा की अवधि है, जो क्लास आप पढ़ा रहे हो उसकी एक अवधि होनी चाहिए कि 35 मिनट की क्लास है कि 40 मिनट की क्लास है, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। ठीक, आपको पढ़ाने के लिए भेजा गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे पढ़ा ही रहो। बच्चे भी पक गए, आप भी पढ़ गए। एक लिमिट होती है, एक समय अवधि होनी चाहिए, उसका भी उल्लेख होना चाहिए। और फिर इसके अलावा क्या है, कक्षा के बारे में भी लिखा होना चाहिए। कक्षा 6th में आप पढ़ाने जा रहे हो कि 7th में कि 8th में, पता चले कि टॉपिक है 8th क्लास का, पढ़ाने पहुंच गए 5th क्लास में या 6th क्लास में। ठीक है, और जो उसका टफ़ लेवल है वो है 8th क्लास का। ठीक है, कठिनाई का स्तर है वो 8th क्लास का। तो ये चीज़ों का भी क्या है, वहाँ पर उल्लेख होना चाहिए। एक आदर्श पाठ योजना उसी को कहते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब पाठ योजना निर्माण करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण हैं, जिनको ध्यान में रख करके एक पाठ योजना या एक लेसन प्लान का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले उद्देश्यों की रूपरेखा। ठीक, उद्देश्य बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हो तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका कोई उद्देश्य होता है। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसका भी कोई उद्देश्य है कि आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है, या आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है, या आपको एक जॉब चाहिए। ठीक है, तो या आपको ज्ञान ही प्राप्त करना है, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य उसका है। ठीक, तो उद्देश्यों की रूपरेखा जो है बना लेते हैं पहले पाठ योजना में। उद्देश्यों की रूपरेखा मतलब कि जो हम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उस पाठ को पढ़ने के बाद या उस पाठ को मेरे पढ़ाने के बाद छात्र क्या क्या सीख सकेंगे। ठीक है, यानी पूर्व कथन एक तरीके से हम कर देते हैं कि इन इन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें हो जाएगी ये पाठ पढ़ाने से। अगर मैं प्रदूषण पढ़ा रही हूँ तो छात्र प्रदूषण के उदाहरण दे सकेंगे, प्रदूषण के प्रकार बता सकेंगे, उनको रोकथाम के उपाय बता सकेंगे। मतलब जो जो चीज़ें मैंने छात्रों को बता दी हैं, छात्र वो चीज़ें बता सकेंगे। ये मेरे उद्देश्य हो गए। ठीक है,
फिर प्रस्तावना निर्माण करना, ठीक। प्रस्तावना निर्माण इसलिए आवश्यक होता है जिससे आपका टॉपिक निकल सके। अब आप क्लास में जाओ बोरियत से और कह दो आज हम पढ़ेंगे प्रदूषण, ठीक है, तो वो रोचकता नहीं आएगी, छात्र उस चीज़ को तत्पर नहीं होंगे। तो प्रस्तावना निर्माण में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस हम रख देते हैं बच्चों से पूछने के लिए, ठीक है। हमने 3-4 क्वेश्चंस पूछे, मैक्स 4 क्वेश्चन तक आंसर निकल आता है और 5वां जो क्वेश्चन होता है वो आपका समस्यात्मक होता है, जहाँ से आपका टॉपिक निकलता है, ठीक है। तो प्रदूषण पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रदूषण पर हम बच्चों को घुमा फिरा के ले करके जाएंगे कि आसपास कैसा मतलब धुआं धुआं सा रहता है, साफ़ एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बच्चे आंसर देंगे कि जो है ये गाड़ियों का धुआं निकलता है, ऐसा है। फिर आप पूछेंगे गाड़ियों के धुएं से क्या होता है, फिर वो आंसर देंगे प्रदूषण होता है। फिर प्रदूषण क्या होता है, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे कंफ्यूज कि प्रदूषण का क्या एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल दे सकते पर प्रदूषण क्या है, क्या उसकी एक डेफिनेशन दें। तो वहीं से आपने टॉपिक निकाल लिया कि बच्चों आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व ज्ञान से क्या हुआ, नवीन ज्ञान कनेक्ट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से प्रस्तावना का निर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब टॉपिक निकल आया, शिक्षण की क्रियाकलापों के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। कि अब जैसे टॉपिक के लिए हमारा आ गया कि टॉपिक आ गया प्रदूषण। अब प्रदूषण को जो है कैसे पढ़ाना है हमें क्लास में, ठीक। तो उसकी सामग्री हो गई, क्या क्या सामग्री यूज़ करेंगे। अब पता चले अब प्रदूषण टॉपिक तो निकल आया, अब हमने जा कर के सुना दिया 40 मिनट का लेक्चर बच्चों को, बच्चे भी बोर आप भी बोर, पता चले आधा समझ में आया आधा ऊपर से निकल गया, ठीक है। तो उसको रोचक बनाने के लिए या छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक समझाने के लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे, क्या क्या सहायक सामग्रियाँ आप यूज़ करेंगे, क्या क्या पढ़ाने की विधियाँ आप यूज़ करेंगे, उसकी जो है रूपरेखा बनानी है, ठीक है। उसके बारे में लिखना है कि ये सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं, चार्ट यूज़ कर रहे हैं या मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर टॉपिक का आपने ये भी बता दिया कि क्या क्या आप सहायक सामग्री यूज़ करेंगे प्रदूषण पढ़ाने के बाद। फिर प्रदूषण पढ़ा, जब आपने ये प्रदूषण की एक हेडिंग पढ़ा दी, उसके प्रकार वगैरह जो भी पढ़ा रहे हैं आप, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों की समझ की जांच करने के लिए क्वेश्चन पूछना, ठीक है, या उसके लिए योजना की रूपरेखा कह सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों को कितना समझ में आया जो मैंने अभी हेडिंग या टॉपिक पढ़ाया है, ठीक। फिर निष्कर्ष पर पूर्व दर्शन, यानी कि अब निष्कर्ष निकाला है जो उसके बारे में देखेंगे, उसके निष्कर्ष पर पूर्व दर्शन, ठीक है, क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त हुआ है उससे विद्यार्थियों को ये पढ़ाने के बाद। और एक जो है समय सीमा निर्धारित कर लेंगे, पता चले 40 मिनट का आपको समय दिया गया, आपने लेसन प्लान बना लिया 2 घंटे का, ठीक है। नहीं, अगर 40 मिनट का आपको समय सीमा है, एक क्लास में आपको साइंस का एक टॉपिक पढ़ाना है, प्रदूषण पढ़ाना है 40 मिनट में, तो आप उतने टॉपिक या उतने हेडिंग लेंगे प्रदूषण के अंतर्गत जो आप 40 मिनट में कवर कर लें। ऐसा नहीं कि आपने पूरा प्रदूषण दुनिया भर के सारे प्रकार उठा लिए प्रदूषण के, 40 मिनट क्या सीधे 2 घंटे 3 घंटे का मैटर बना लिया, नहीं, समय अवधि का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण, यानी कि क्लास में उस पाठ को पढ़ाना या प्रस्तुत करना, या जो आपने पूरी योजना बनाई है, प्रस्तावना प्रश्न जो है पूछना, फिर उसको पढ़ाना, टीचिंग मटेरियल यूज़ करना, बोधात्मक प्रश्न पूछना, ये सारी चीज़ें। फिर पाठ का समापन हो गया, उसके बाद अपनी पाठ योजना पर चिंतन मनन करना, या इसी को कह सकते हैं स्वमूल्यांकन करना, ठीक है। कि अब हमने पाठ योजना जो हमारे पूरे हमने टॉपिक पढ़ा दिया, ये सारी चीज़ें हो गई, लास्ट में टॉपिक जो है पूरा एंड हो गया, पूरी पाठ योजना एंड हो गई, उसके बाद हमारी जो पाठ योजना हमने बनाई थी वो कहाँ तक कितना ज़्यादा सफल हुई है, अधिगम जो था या शिक्षण कार्य था वो कितना ज़्यादा सार्थक रहा है, कितना ज़्यादा प्रभावी रहा है, कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, इसके बारे में स्वमूल्यांकन या चिंतन मनन इस पर करेंगे, ठीक। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना में। पाठ योजना के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में और पाठ योजना कैसे बनाई जाती है और हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो नाम से ही बेसिकली समझ में आ रहा है, और मैंने जितने अच्छे से एग्जांपल्स दे के मैं एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, लेकिन एक शॉर्ट समरी में समझ लेते हैं। तो ईयर प्लान बेसिकली क्या है कि पूरे सत्र का या पूरे साल का, पूरे वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है वो वार्षिक योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रम भी आते हैं, यानी कि जो
आपको पढ़ाना है क्लास में वो भी आता है, प्लस साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद है, कहीं एग्जीबिशन लगाना है या भ्रमण पे जाना है यानी कि टूर वगैरह पे जाना है, या कोई भी ऐसे जो फंक्शंस है, ये सारी चीज़ें, सारे क्रियाकलाप, क्विज़ कंपटीशन करवाना है, डिफरेंट टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज़ कराना है, पूरे साल का पूरे सत्र के लिए जो हम योजना बनाते हैं वो वार्षिक योजना के अंतर्गत आती है। यूनिट योजना, यूनिट का मतलब इकाई, ठीक है, एक इकाई, कि एक इकाई को हमें कितने से टाइम में कंप्लीट करना है। हमारे पास इतने इतने शैक्षणिक दिवस हैं, यानी कि हमारे पास मान लो साल में इतने इतने दिन हैं, इतने दिन में हम किस तरीके से इकाइयों को डिवाइड कराएं, कितने महीने में हमें एक इकाई कंप्लीट करनी है, इसके बारे में जो है इसमें करते हैं, किसमें, इकाई योजना में, ठीक है। इसमें प्लान बनाते हैं, किस में बनाते हैं, इकाई योजना में, ठीक है, कि एक इकाई को हमें कितने समय में कंप्लीट करना है। और इससे हमें क्या होता है, जो हम लेसन प्लान जो डेली पढ़ाने जा रहे हैं उसको भी एक आधार मिलता है, ठीक है। हमने इकाई सेलेक्ट कर ली, फिर इकाई के अंदर हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सी हेडिंग पढ़ानी है, ठीक। फिर आ जाते हैं पाठ योजना। पाठ योजना हो जाती है लेसन प्लान, यानी एक लेसन को पढ़ाने के लिए जो हम प्लान बना रहे हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे बच्चों के पूर्व ज्ञान से उसको कनेक्ट करना है टॉपिक को, क्या क्या कैसे उद्देश्य निर्धारित करना है, क्या क्या टीचिंग मटेरियल यूज़ करना है, यानी कि एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए। फिर एक चैप्टर भी डिवाइड होता है कि एक चैप्टर में हमें एक क्लास में कितनी हेडिंग पढ़ानी, क्योंकि 30 मिनट की क्लास है या 35 की या 40 मिनट की क्लास है, तो उसके अंतर्गत हमारी कितनी हेडिंग कंप्लीट होंगी, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग हम किसके अंतर्गत करते हैं, पाठ योजना के अंतर्गत करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना इजी लैंग्वेज में जितना हो सका पॉसिबल, मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी पाठ योजना की, पाठ योजना बनाना भी उसमें आपको बताऊँगी कैसे क्या क्या चीज़ें पाठ योजना में लिखी जाती हैं या बनाई जाती है, और हर्बर्ट की पंचपदीय जो प्रणाली है उसके बारे में बताऊँगी। और बस इसके बाद आपका चैप्टर जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आप एजुकेशन, चाहे वो बीएड हो या फिर एमएड हो या फिर नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जानना है या सीखना है। मैं कोशिश करूँगी आपको उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। इसके अलावा अगर आपको बीएड एमएड के किसी सब्जेक्ट के बुक के बारे में जानना है, राइटर्स नेम के बारे में जानना है, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।